गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे टीके नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। हम अपकमिंग एग्जाम आरएमएल के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, इफ ब्लड प्रेशर कर्व इज टू नैरो और रैप्ड टू लूजली द ब्लड प्रेशर रीडिंग विल बी। अगर बीपी कप है वो नैरो है और लूज बांधा हुआ है तो ब्लड प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? फाल्सली लो, बी ऑप्शन है फाल्सली हाई, सी ऑप्शन है डिफिकल्ट टू हियर बिकॉज साउंड विल बी मफल्ड, डी ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर। या तो बीपी कम आएगा या ज्यादा आएगा, दो ही रीजन होंगे। तो डिफिकल्ट टू हियर, सी ऑप्शन देखेंगे तो डिफिकल्ट टू हियर साउंड विल बी मफल्ड, मफल्ड साउंड तो क्यों आएगी? ठीक है, ये ऑप्शन। तो कौन सी साउंड आती है बीपी कप से? कोर्साकोफ, कोर्साकोफ साउंड आती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर्स एक्यूरेटी, तो ये भी ऑप्शन से हटा देते हैं। अब हाई और कम आएगी तो क्या होगा? बीपी हाई आती है। अगर अपन लूज बांधेंगे तो क्या होगा? लूज बांधोगे तो क्या होगा? हाई। ठीक है, और टाइट बांधोगे तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज बीपी। बीपी कब कहाँ बांधा जाता है? हाथ पे एंटीकोवर्डल फोसा में 1 इंच अबो एंटीकोवर्डल फोसा से 1 इंच ऊपर बांधा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When giving a patient a intramuscular preoperative medication, the practical nurse must remember to inject into the site no more than। एक प्री ऑपरेटिव पेशेंट है, उसको इंजेक्शन देने जा रही है, प्रैक्टिशनर नर्स होगा यहाँ। तो प्रैक्टिशनर नर्स है, वो इंजेक्शन देना जा रही है, तो क्या है? इंजेक्शन है वो आईएम देना है। तो कितनी डोज मैक्सिमम दे सकता है आईएम इंजेक्शन में? तो आईएम इंजेक्शन में अपन मैक्सिमम डोज दे सकते हैं 2 to 3 ml। ठीक है, इससे ज्यादा डोज नहीं देंगे। कई बुक्स में 5 ml तक लिखा हुआ है, लेकिन वो रॉन्ग है। ठीक है ना? हमेशा आईएम इंजेक्शन 90 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। ये एम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कितनी डोज देते हैं? 2 to 3 ml। तो इस अपना राइट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं? 3 ml। ठीक है, आईएम इंजेक्शन में 3 ml तक एक नर्स ड्रग एडमिनिस्टर कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ द एक्सीडेंट व्हाट वुड यू फर्स्ट एग्जामाइन। एक एक्सीडेंट का केस आया है तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? ए पेटेंट एयरवे, बी ऑप्शन हेमरेज को चेक करेगी, सी फ्रैक्चर को चेक करेगी, डी पॉसिबल हेड इंजरी को सस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास ट्रोमा या एक्सीडेंटल के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम में, तो सबसे पहले क्या करते हैं? ए बी सी। ठीक है, एयरवे चेक करेंगे, फिर अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है या एयरवे, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? हमेशा ऑक्सीजन हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो अपन सबसे पहले पेटेंट एयरवे देखेंगे, ना कि हेमरेज। फ्रैक्चर को क्यों देखेंगे? फ्रैक्चर तो इतना मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में काउंट नहीं करेंगे। पॉसिबल हेड इंजरी में क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल। एक तो हेड इंजरी के पेशेंट को साइन और सिम्टम पे एक पोजीशन कौन सी देते हैं हेड इंजरी को? सेमीफाउलर या हेड एलिवेटेड, क्यों कि आईसीपी ना बढ़े। ठीक है, दूसरा एक हेड इंजरी में बैटल साइन देखने को मिलता है। ठीक है, ईयर
लोब के पास ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बेटल साइन कहते हैं। एक और आता है हेड इंजरी में, रैकून आइज। ठीक है, रैकून आइज क्या होता है, एडिमा हो जाता है पेरिऑर्बिटल और ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, रैकून की जैसी आंखें हो जाती है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपन एक्सीडेंटल अगर इसका ऑप्शन देखें तो अपना सही मैच करा है, पेटेंट एयरवे, एयरवे को चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू स्टॉप ओजिंग ब्लीडिंग, इन ऑर्डर टू स्टॉप ओजिंग ब्लीडिंग यू वुड फर्स्ट ट्राई। आप सबसे पहले कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रेशर पॉइंट। ठीक है, प्रेशर पॉइंट पे ध्यान दोगे। बी ऑप्शन है डायरेक्ट प्रेशर टू वुंड, सी है टोल लिक्विड बांध देंगे, या फिर आइस पैक लगाएंगे। तो अपन कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लीडिंग जहां भी हो रही है तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं वुंड पे। ठीक है, वुंड पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं। दूसरी बात, या फिर टाइट प्रेशर ड्रेसिंग कर देते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी वुंड से ब्लीडिंग या वूजिंग हो रही है तो क्या करोगे, सबसे पहले डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई किया जाता है वुंड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो गया, ग्लव्स आर स्टेराइल्ड बाय ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव से ग्लव्स स्टाइल करने हैं तो कितने टेम्परेचर पर करोगे। ये ऑप्शन है 20 मिनट एट 250 फ़ारेनहाइट टू 254 फ़ारेनहाइट। बी ऑप्शन है 30 मिनट एट 200 फ़ारेनहाइट टू 204 फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन है 20 मिनट एट 200 फ़ारेनहाइट टू 204 फ़ारेनहाइट। डी ऑप्शन है 30 मिनट एट 250 फ़ारेनहाइट टू 254 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक है। ठीक है, इसका प्रेशर कितना होता है, लगभग 15 LB होता है। ठीक है, पाउंड में। और दूसरा है ऑटोक्लेव से टेम्परेचर कितना रखते हैं, 250 फ़ारेनहाइट टू 254 फ़ारेनहाइट रखते हैं। कितने मिनट तक रखते हैं, 30 मिनट तक। ठीक है, 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑटोक्लेव में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 मिनट एट 250 फ़ारेनहाइट टू 254 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ए डॉक्टर ऑर्डर टू ए नर्सिंग ऑफिसर फॉर ए चेस्ट कंजेशन पेशेंट टू स्टीम इनहेलेशन TDS, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्टीम इनहेलेशन प्रिस्क्राइब। एक डॉक्टर ने क्या किया है, नर्सिंग ऑफिसर को बोला है कि पेशेंट को दिन में 3 बार स्टीम इनहेलेशन देना है। तो इसका पीछे क्या कारण है। ए ऑप्शन है टू प्रोवाइड कंफर्ट, बी ऑप्शन है टू रिमूव थिक टीनेशियस स्पुटम, सी ऑप्शन है टू हेल्प इन रेस्ट एंड स्लीप, डी ऑप्शन है टू रिलीव चेस्ट पेन। तो इन स्टीम इनहेलेशन क्यों दिया जाता है। ए ऑप्शन है प्रोवाइड कंफर्ट, कंफर्ट के लिए तो नहीं होगा। टू रिमूव, हाँ स्पुटम आ रहा है तो उसको हटाने के लिए दे सकते। टू हेल्प टू रेस्ट एंड स्लीप, सोने और रेस्ट में भी कोई सहायता नहीं करेगा। चेस्ट पेन या वगैरह वगैरह तो उसमें भी अपन नहीं, हाँ चेस्ट पेन में रिलीफ मिल सकता है अगर हो रहा है कंजेशन की वजह से, बट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखें तो टू रिमूव द थिक टीनेशियस स्पुटम, स्पुटम को रिमूव क्योंकि लूज कर देता है स्टीम इनहेलर, स्टीम इनहेलेशन के थ्रू लूज हो जाता है और तो क्या होगा, स्पुटम अपनी जगह को छोड़ देता है जिसकी वजह से बाहर आ जाता है। तो अपना गोल क्या था कि पर्पज क्या है स्टीम इनहेलेशन का, तो थिक म्यूकस स्पुटम होता है उसको रिमूव कर देता है।
समझ में आ गया। कई बार इसमें आ भी जाता है कि एक स्पायरोमेट्री का डायग्राम आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी एक्ट पास इन ईयर। आईएनसी एक्ट कब पास हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1947। ठीक है, ये सभी कई बार क्वेश्चन आया है। आईएनसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, और आईएनसी एक्ट 1947 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, और डब्ल्यूएचओ का भी कई बार पूछ लेते हैं, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूएचओ की ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस चाइल्ड इज हैविंग फिमोसिस, फिमोसिस हुआ है विद एडिमा, इट कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग। अगर किसी बच्चे को फिमोसिस हो गया है और एडिमा हो रखा है वहां, तो क्या कौन सा टेक्निक है जो उसकी एडिमा को कम कर सकती है? ए ऑप्शन है कोल्ड कंप्रेस, बी है हॉट कंप्रेस, सी है कोल्ड एंड हॉट कंप्रेस, डी है मेडिकेटेड हॉट कंप्रेस। तो अपन कोल्ड एंड हॉट में से कौन से चूज करेंगे? एडिमा हुआ है तो एडिमा को कम करने के लिए अपन कौन सा देते हैं? कोल्ड कंप्रेशन देते हैं। ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन में वाटर का 15 टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? एडिमा को कम करना है तो क्या कर देंगे? कोल्ड कंप्रेशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट कोल्ड एप्लीकेशन आर ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट कोल्ड एप्लीकेशन आर ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के कौन सा है वो ऑब्जेक्टिव है मोस्ट कोल्ड एप्लीकेशन का? ठीक है, ए ऑप्शन है टू स्मूथन द नर्व, बी ऑप्शन है टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट, सी ऑप्शन है टू स्टिमुलेट द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, टू रिड्यूस, डी ऑप्शन है टू रिड्यूस टेम्परेचर। तो नर्व, अगर नर्व पेन है, अगर कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं तो कम हो सकता है, मैच कर रहा है। टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट, अगर किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो कोल्ड एप्लीकेशन से हो सकता है। टू स्टिमुलेट द इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोसेस, स्टिमुलेट करेंगे इन्फ्लामेशन को तो ये तो नहीं होगा। टू रिड्यूस द टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी कम करता है कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन क्यों दिया जाता है? पेन को रिलीफ करने के लिए, या नर्व पेन हो उसको रिलीफ करने के लिए, या फिर रिड्यूस टेम्परेचर को कम करने के लिए देते हैं, ना कि अपन इन्फ्लामेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए देते हैं बल्कि। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? टू स्टिमुलेट द इन्फ्लामेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द बेस्ट मेथड फॉर ऑपरेशन थिएटर डिसइंफेक्शन। तो बेस्ट मेथड कौन सा है इन्फेक्शन करने का ओटी को? ए ऑप्शन है डिटोल, बी ऑप्शन है फिनोल, सी ऑप्शन है लायोसोल, और डी ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड। तो कौन से फॉर्मेलिन यूज की जाती है? ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड यूज की जाती है ओटी में। ठीक है, ओटी में कई बार ये भी क्वेश्चन आया, ओटी का टेम्परेचर कितना रखते हैं? ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ओटी का टेम्परेचर। ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड फ्यूमिगेशन करने के बाद ओटी को कितनी देर तक ओपन नहीं करना, ये भी क्वेश्चन आता है। क्लोज कितनी देर तक रखते हैं? 12 to 24 आवर्स। ठीक है, ओटी पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, आजकल आने लग गए हैं। तो डिसइंफेक्शन करने के लिए ओटी को कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सपायर्ड एयर। अपन जो भी ब्रीदिंग में एक्सपायर्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? तो ये होती है 16%। एक्सपायर्ड में कितनी होगी? 16। ठीक है, और इनहेल करते हैं तो
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, कहीं कंफ्यूजन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपकी स्कोरिंग बढ़ाते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप बहुत पीछे हो जाते हो। तो इसलिए कोई भी छोटा क्वेश्चन है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं, फिर अपन कहते हैं यार ये गलत हो गया, उसकी वजह से आप एग्जाम से बाहर ही हो जाए। अगर 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना एक एग्जाम में नॉर्मल, तो फिर आप कंपटीशन से हट ही जाते हो। तो नॉर्मल क्वेश्चन, एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 16%, और इनहेल करते हैं तो अपन ऑक्सीजन लेते हैं 21%। एक क्वेश्चन आजकल ये भी आता है कि CO2 में या फिर ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी आती है, CO2 आती है। एक लेप्रोटोमी में कौन सी गैस यूज की जाती है, लेप्रोटोमी में कौन सी यूज की जाती है, CO2, ठीक है। और CO2 ग्रीन हाउस गैसेस में आती है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। दूसरा आता है कि CO2 कितने परसेंट है, 0.03% है ना, 0.03 है, 0.03 है, या इतना ही है, 0.3 है, इतना है, ठीक है, 0.003 है शायद, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर आप ये क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप कंपटीशन फाइट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, disposable endotracheal tube ET tube can be sterilized by using, endotracheal tube को किससे स्टेरलाइज किया जाता है। ए ऑप्शन है एथाइलिन ऑक्साइड, बी ऑप्शन है ड्राई हीट, सी ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, डी ऑप्शन है फिनोल। तो एंडोट्रेकिया को पहले क्लोरेक्सिडीन से करते थे, आजकल क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड से क्लीन करते हैं। तो अपना राइट आंसर ये होगा, ड्राइट से भी नहीं करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से नहीं करेंगे, फिनोल से भी नहीं करते। तो आजकल ETO, आजकल जिस कैनुला हुआ, IV सेट, ये क्या होते हैं, आजकल ETO होते हैं, ठीक है। तो एथाइलिन ऑक्साइड से अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब को, ET ट्यूब, पिछली बार नॉरसेट में एक क्वेश्चन आया था ET ट्यूब पे क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, कि एक चिल्ड्रन है उसमें ET ट्यूब का मेजरमेंट का साइज क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसका क्या होता है, एज अपॉन 4+4, ठीक है। या फिर आजकल ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ET ट्यूब इंट्यूबेशन बोलते हैं, ET ट्यूब को इंसर्शन को इंट्यूबेशन को बोलते हैं, और निकालने को एक्सट्यूबेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना, एंडोट्रेकियल ट्यूब का स्टेरिलाइज कैसे किया जाता है, तो एथाइलिन ऑक्साइड से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, द पेशेंट हैज राइट टू गेट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। अपने पढ़ाया पेशेंट के कुछ राइट्स होते हैं, तो वो क्या ले सकता है, ए ऑप्शन कॉपी ले सकता है डॉक्यूमेंट्स की, बी ऑप्शन ओरिजिनल ले सकता है, सी ऑप्शन है ईमेल ले सकता है, डी ऑप्शन है स्कैनिंग कर सकता है। तो अपन देखते हैं कि अपने पास पेशेंट आता है तो उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो क्या होते हैं, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड होते हैं, ईमेल भी नहीं भेजते, देखा है तो अपन ने, स्कैनिंग भी नहीं करने देते, तो क्या करते हैं, फोटोकॉपी प्रोवाइड करते हैं। तो पेशेंट को राइट होता है अपने डॉक्यूमेंट्स का, मेडिकल रिकॉर्ड्स का कॉपी लेने का, ठीक है। ओनली MLC पेशेंट को अपन नहीं देते है ना, ज्यादातर डिस्चार्ज या फिर लामा जा रहा है तो उसको अपन कॉपी दे सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं देते हैं, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड कितने साल तक रखे जाते हैं, 10 साल तक, और MLC वालों के आई थिंक 20 ईयर तक, 20 ईयर। एक ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि एक पेशेंट है उसकी डेथ हो गई है तो कितने दिन, चाइल्ड डेथ सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर इश्यू करवा लेना चाहिए, 20 डे पे, और बर्थ सर्टिफिकेट भी कितने दिन तक इश्यू करवा लेना चाहिए, 21 डे। पहले अलग अलग था, अब सब क्या हो गया, 21 डेज हो गया है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन द हेल्थ सेटिंग। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन द हेल्थ सेटिंग। कौन सा है वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को, मतलब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है उसको मेंटेन करके नहीं रखता है। ठीक है, ए है वियरिंग N95 मास्क, बी ऑप्शन है अवॉइडिंग रिकैपिंग ऑफ यूज नीडल, सी ऑप्शन है परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन, डी ऑप्शन है प्रैक्टिस प्रॉपर कफ एटिक्यूट, प्रैक्टिसिंग प्रॉपर कफ एटिक्यूट्स। तो अपना क्या होता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या होता है, वियरिंग मास्क ये पहनना होता है, अवॉइडिंग रिकैपिंग रिकैप करते हैं क्या, परफॉर्मिंग द हैंड हाइजीन करना जरूरी है स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए, प्रैक्टिसिंग प्रॉपर अपन को कब करना है तो ये भी सोच समझ के, मतलब अपन खांसते हैं तो ओटी में खांस नहीं सकते, या फिर खांसते हैं तो अपने हाथ दोनों होने चाहिए मुंह पे, या फिर ऐसे खांसते हैं कोविड के ड्यूरिंग अपन ने कुछ नॉर्म्स आए थे कि ऐसे ऐसे आपको खांसी करनी है या रूमाल हाथ में होना चाहिए, तो सबसे N95 मास्क लगाना होता है। ठीक है, परफॉर्म हैंड हाइजीन भी करना होता है, प्रैक्टिस प्रॉपर कफिंग कर रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से करें, रिकैप नीडल को रिकैप करना है या नहीं करना, तो ये कि गलत है कि रिकैप कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बार BMW के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक नर्स है वो रिकैप कर रही है तो क्या वो सही कर रही है या नहीं कर रही, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो BMW में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। N95 क्या होते हैं, N95 95% पार्टिकल्स का एंटर होने से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रिलेशन टू एक्स्ट्रा सेल्युलर बॉडी फ्लूइड नॉर्मल सेलाइन इज, एक्स्ट्रा सेल्युलर बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल सेलाइन क्या है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। आपको पता ही है एसिडिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, तीन में से एक होगा। तो अब नॉर्मल सेलाइन कौन सा सॉल्यूशन है, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपो, आइसो और हाइपर। ठीक है, आइसो कौन से होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, बॉडी फ्लूइड के बराबर होती है, बॉडी की कितनी होती है 270 से 310 तक मानते हैं, और कुछ बुक्स के अंदर आपको 275 टू 295 मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये अपन मानते हैं अगर सही देखे तो। NS की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 308 होती है। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि सोडियम की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, तो 154 सोडियम की होती है, क्लोराइड की भी 154 होती है, टोटल हो गई 308। ठीक है, क्लियर। तो नॉर्मल सेलाइन कौन सा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपो में क्या होते हैं, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है 270 से, तो 270 से कम होगी तो हाफ NS को यूज करेंगे, यानी NS 0.45% यूज करेंगे तो वो क्या होगी, हाफ NS हो जाएगी। ठीक है, अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है क्लोराइड कितना होता है NS में, तो क्लोराइड कितना होता है NS में 0.9। और ये फ्लूइड पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, आएगा श्योर आएगा, हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्लूइड पे, तो जरूर ये पढ़ लेना आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक क्या होते हैं, वैसे मैंने बता दिया है। हाइपरटोनिक क्या होते हैं, जिनकी ऑस्मोलैरिटी 310 से 10 है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, जैसे DNS हुआ, D10 हुआ, D25 हुआ, TPN हुआ, TPN पे भी पिछली बार क्वेश्चन आए हैं, TPN हुआ और एल्ब्यूमिन हुआ, NS 3% हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नॉर्मल सलाइन कौन सा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट हैज एक्सेसिव वोमिटिंग। एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है, हेमरेज है, तो दिस कंडीशन विल बी कोज, ये कंडीशन क्या करेगी? बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है तो क्या होगा? फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा। हेमरेज भी है तो फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है। फ्लूइड लॉस हुआ तो क्या होगा? अपना क्या हो जाएगा? फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा तो क्या है? हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन होगा तो हाइपोवोल्यूमिया हो जाएगा, इसमें हाइपरवोलेमिया होगा। सी ऑप्शन है फ्लूइड ओवरलोड होगा, डी ऑप्शन है एडिमा, तो हाइपोवोलेमिया होगा, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या है? हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिक शॉक कई बार आता है। हाइपोवोलेमिक शॉक की डीओसी क्या है? डीओसी होता है डोपामाइन, ठीक है। कौन सी होती है? डोपामाइन। और इसकी अंदर है फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होती है? एनएस होती है। ये जोधपुर एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक 2017 या 16 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। कई लोग है ना गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो वो कहते हैं कि आरएल होती है, लेकिन आरएल नहीं होती है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में ड्रग सॉरी फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है? एनएस होता है। आरएल डायरिया डिहाइड्रेशन, इस कंडीशन में आरएल चॉइस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच पोजीशन इज मोर अप्रोप्रिएट इन द शॉक पेशेंट? शॉक का पेशेंट है तो कौन सी पोजीशन देंगे? ए ऑप्शन है नी चेस्ट पोजीशन, बी सिम्स लेटरल पोजीशन, सी है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, डी सुपाइन पोजीशन। तो अगर शॉक का पेशेंट है तो नी चेस्ट पोजीशन तो देंगे नहीं, ठीक है। बी ऑप्शन सिम्स लेटरल, लेटरल पोजीशन देने से क्या होगा भाई? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे सकते हैं, यानी उसका जो भी लेग्स के अंदर ब्लड, सेकंड ऑफ बॉडी का सेकंड हार्ट किसको बोलते हैं? काफ मसल, काफ मसल्स होती है ना, उनको क्या बोलते हैं? सेकंड, सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी का सेकंड हार्ट किसको बोलते हैं? काफ मसल्स, क्योंकि इनमें ब्लड रिजर्व रहता है। तो अगर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे तो वो ब्लड है वो कार्डियक की तरफ आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगी उसकी, और वो शॉक से रिकवर हो सकता है। तो सुपाइन पोजीशन भी नहीं देंगे। तो नी चेस्ट पोजीशन अपन किस में देते हैं? मेनली नी चेस्ट पोजीशन अपन उसमें देते हैं कॉर्ड प्रोलेप्स में देते हैं, ठीक है। ये पोजीशंस पढ़ लेना। और भी कंडीशन होती है जैसे सिग्मोइडोस्कोपी होती है, उनमें भी नी चेस्ट देते हैं। सिम्स लेटरल या लेटरल पोजीशन अपन देते हैं, एनीमा में देते हैं। सुपाइन पोजीशन तो नॉर्मली चेस्ट पे कोई इंजरी है बर्न की पेशेंट की या फिर स्टर्नम इंजरी है तो उनको विजुलाइज करने के लिए सुपाइन पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो अगर शॉक का पेशेंट है तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे। अपना राइट आंसर क्या हुआ? सी, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज अबाउट टू रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक पेशेंट है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। नर्स की कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? एक को छोड़ के, ठीक है। ए है ऑप्शन, चेक द ब्लड फॉर द कंपेबिलिटी विद द कंपेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। बी ऑप्शन है, चेक द क्लाइंट्स टेम्परेचर। सी ऑप्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट एंड गेट द ब्लड काउंटर चेक्ड बाय डॉक्टर, ठीक है। डी ऑप्शन है, इन्फॉर्म द डॉक्टर दैट ब्लड हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। तो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? यही है क्वेश्चन। चेक द ब्लड फॉर कंपेबिलिटी विद द कंपेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट भी चेक करेंगे और ब्लड भी चेक करेंगे। तो ये अपनी नर्सिंग ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चेक द क्लाइंट्स टेम्परेचर, टीपीआर करना तो नर्स का ही नर्सिंग का काम है, तो टीपीआर चेक कर लेंगे, ये भी सही है।
ये भी सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट एंड गेट द ब्लड काउंटर चेक बाय, काउंटर चेक करना चाहिए, पहले अपन नर्सिंग ऑफिसर को करना चाहिए, फिर डॉक्टर से काउंटर चेक करवाते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। इन्फॉर्म द डॉक्टर दैट द ब्लड हैज बीन स्टार्टेड, अपन इन्फॉर्म करेंगे कि ब्लड स्टार्ट कर दे, लेकिन वो अगले का काम है, डॉक्टर का है, तो ये चीज सही नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इन्फॉर्म द डॉक्टर दैट द ब्लड हैज बीन स्टार्टेड। क्वेश्चन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, लगभग 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इनटू द ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट इन्फ्यूजन लाइन, कौन सी ड्रग है जो अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ब्लड लाइन लगी हुई है, ठीक है, ब्लड इन्फ्यूजन लाइन लगी हुई है, उसमें अपन कौन सी ड्रग यहाँ फ्लूइड दे सकते हैं। ए ऑप्शन है कार्डियो एक्टिव ड्रग्स, बी ऑप्शन है हाइपरटेंसिव सॉल्यूशन, सी ऑप्शन है नो ड्रग्स, डी ऑप्शन है ओनली द ड्रग्स विच आर द कंपेटिबल। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लड चल रहा है तो कार्डियोजेनिक ड्रग देंगे, नहीं देंगे, ठीक है, हाइपरटेंसिव सॉल्यूशन नहीं देंगे, या फिर कुछ भी नहीं देंगे, ओनली द ड्रग विच इज कंपेटेबल, या कंपेटेबल ड्रग होगी वो देंगे, नहीं, कुछ भी नहीं देंगे, ओनली ब्लड लाइन से ब्लड ही दिया जाता है, ठीक है, तो अपन को कुछ नहीं देना है, ओनली ब्लड लाइन लगी हुई है तो ब्लड ही देंगे, कोई भी ड्रग या फ्लूइड या कुछ भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द करेक्ट पोजीशन टू परफॉर्म माउथ केयर ऑन ए कोमेटोज पेशेंट, क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं, द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट द करेक्ट पोजीशन टू परफॉर्म माउथ केयर ऑन ए कोमेटोज, एक कोमेटोज पेशेंट है उसकी माउथ केयर करनी है तो क्या करेंगे। ए ऑप्शन है साइड लाइन पोजिशन, बी है सेमी फाउलर पोजिशन, सी है प्रोन पोजिशन, डी है सुपाइन पोजिशन। अगर कोमेटोज पोजिशन पेशेंट है तो उसको क्या साइड लाइन पोजिशन देंगे या सेमी फाउलर तो कैसे देंगे, कोमेटोज पेशेंट है तो एस्पिरेट कर जाएगा, अगर ओरल केयर कर रहे हैं तो नहीं। प्रोन पोजिशन अगर केयर कर रहे हैं तो प्रोन पोजीशन देंगे, तो केयर कैसे करेंगे, तो ये भी नहीं करेंगे। सुपाइन पोजीशन में डायरेक्ट सो रहा है पेशेंट तो उसके ब्रश करवाना है या ओरल केयर करनी है तो वो भी नहीं कर पाएंगे, तो अपन का ऑप्शन बचता है साइड लाइनिंग पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन देंगे, क्योंकि साइड लाइन पोजीशन देंगे तो क्या होगा, हेड टिल्ट कर देंगे एक साइड में, जिसकी वजह से क्या होगा, सिक्रेशन या वो एक साइड में गिरेंगे, जिसकी वजह से ना तो एस्पिरेट करने की संभावना रहेगी ना, और तो अपना पेशेंट कोमेटोज है तो कोमेटोज पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, साइड लाइन पोजीशन देते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन अपन किस कंडीशन में देते हैं, जब किसी पेशेंट को डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो या फीडिंग करवा रहे हैं, इस कंडीशन में अपन दे सकते हैं। प्रोन पोजीशन नहीं देंगे और सुपाइन पोजीशन भी नहीं देंगे, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, साइड लाइन पोजीशन। तो हमारा क्वेश्चन सेशन खत्म होता है अभी, और भी हम क्लास लेते रहेंगे, आप हमारे से जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके नोटिफिकेशन आते रहे, और हम RML के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे से उतने हम पूरे करवाने की कोशिश करेंगे, और आप लगे रहिए, मेहनत करिए और आपके फल अच्छा ही आएगा। थैंक यू।